जब भी इंडिया में नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है तो बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। बिल्कुल ऑब्वियस है। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसी क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है जब भी नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है? किस लेवल की वो डिफिकल्टी होती है और कैसे उनको हम ओवरकम कर सकते हैं? तो कभी भी आपने अगर इस पॉइंट के बारे में सोचा है या आपको क्यूरियोसिटी है जानने की, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो आपका वेलकम है आरजी क्लासेस पर। सो आज हम इसी टॉपिक को ही डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है जब भी हम अपनी इंडिया की नेशनल इनकम को निकालते हैं। एंड यू ऑलरेडी नो कि नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रिशियल है किसी भी इकोनॉमी के लिए निकालना। तो ये कैलकुलेट करना भी इतना इंपॉर्टेंट है। तो आखिर में क्या रुकावटें हमें देखने को मिलती है और कैसे हम उससे उभर सकते हैं, कैसे उसको हम ओवरकम कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक आपका कंप्लीट इसी चीज़ को लेकर ही है कि डिफिकल्टीज हमें क्या क्या फेस करनी पड़ती है जब भी हम इंडिया की नेशनल इनकम को मेजर करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे नॉन मोनेटाइज सेक्टर। नाउ व्हाट इज नॉन मोनेटाइज सेक्टर? देखिए, आपने एक टर्म सुना होगा, बार्टर सिस्टम। यस मैम, बिल्कुल सुना है। तो आप बताइए बार्टर सिस्टम क्या है? बार्टर सिस्टम मतलब जिसमें गुड्स को गुड्स के साथ एक्सचेंज करते हैं। ऑब्वियस, बिल्कुल क्लियर है। यस मैम, इसको हम सीसी इकोनॉमी भी बोलते हैं, यानी कमोडिटी को कमोडिटी के साथ एक्सचेंज करना है, गुड्स को गुड्स के साथ एक्सचेंज करना है, बोथ आर सेम थिंग। इसको नॉन मोनेटाइज सेक्टर भी बोलते हैं, यानी इसमें हम गुड्स को गुड्स के साथ एक्सचेंज करते हैं, ना कि प्राइस मनी के साथ। तो दैट्स वाई इसको नॉन मोनेटाइज भी बोलते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मैम, अगर हमें कोई भी सामान खरीदना है तो हम तो उसको पैसे देकर आते हैं, प्राइसेस पे करते हैं मनी की टर्म्स में। तो ये सिस्टम अभी तो प्रिवेल करता नहीं है, बहुत पहले ये प्रिवेल होता था। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बार्टर सिस्टम जितना पुराने समय यानी बहुत साल पहले ये चीज एग्जिस्टेंस में थी, वो आज नहीं है। लेकिन अभी भी कुछ सेक्टर ऐसा है, कुछ पोर्शन ऐसा है जहां पर हमें ये चीज देखने को मिलती है, एंड वो बेसिकली आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है। अब कैसे, ये आपको जब मैं पूरा पैरा रीड कराऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमारे इंडिया में गुड्स एंड सर्विसेज का बहुत बल्क में प्रोडक्शन होता है, जिसमें से काफी हद तक जो प्रोडक्शन होती है वो सेल पर्पस से होती है। लेकिन कुछ प्रोडक्शन ऐसी होती है जो सेल पर्पस से नहीं होती है, वो डायरेक्ट उसको कंज्यूम करने के पर्पस से होती है, या उसको हम बार्टर सिस्टम के थ्रू गुड्स को गुड्स के साथ एक्सचेंज करते हैं। यानी जो पोर्शन यानी प्रोडक्शन का वो पार्ट जो सेल करने के पर्पस से नहीं प्रोड्यूस किया गया, यानी जब भी हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो उसको ऑलरेडी हमने एक्सक्लूड कर दिया उस चीज से, क्योंकि वो मनी की टर्म्स में आ ही नहीं रही चीज वो। ठीक है, उसको हमने मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट ही नहीं करा है। और कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन यानी वो पार्ट जो हमने स्किप कर दिया, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी कंट्री की नेशनल इनकम में। लेकिन बिकॉज उसको हमने नॉन मोनेटाइज रखा हुआ है, इस वजह से वो जब भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो वो उस चीज में नहीं आता। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है उसकी वैल्यू निकालने में। ठीक है, उस पोर्शन की वैल्यू निकालने में हमें कई बार उसकी मार्केट वैल्यू निकालने में, उस प्रोडक्शन की जो रिसेल करने के पर्पज से नहीं बना, हमें डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। इसलिए कहा गया है कि नॉन मोनेटाइज सेक्टर भी एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी का काम करता है जब भी हमें इंडिया की नेशनल इनकम को मेजर करना हो। देन आता है लैक ऑफ डिस्टिंक्ट डिफरेंशिएशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मैंने आपको बताया था प्रीवियस 2 लेक्चर्स में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिफरेंट तरह की होती है, उनसे इनकम जो जनरेट होगी वो भी डिफरेंट होगी। तो जो हमारे वर्कर्स इंडिया में साइमल्टेनियसली एक साथ बहुत एक्टिविटीज में लगे होते हैं, तो नेशनल इनकम निकालना इकोनॉमिक एक्टिविटीज की टर्म्स में, तो वो कई बार हमारे लिए डिफरेंट हो जाता है। उसको डिस्टिंग्विश करना, डिफरेंशिएट करना, किस फैक्टर से कौन सी इनकम आ रही है। जो हमारे इंडिया के फार्मर्स है, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज में भी एंगेज है, लगे हुए हैं, कई बार वो कुछ लोग माइग्रेट कर जाते हैं शहरों में जॉब्स के लिए, तो जो वो इनकम राइज करते हैं अपनी अलग अलग एक्टिविटीज से, उनको डिफरेंशिएट करना भी हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है। देन थर्ड आता है कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स। इसमें क्या कहा गया है कि कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स भी बहुत राइज होती है। अब कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम से हमारा मतलब क्या है? जब भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, कंप्यूट करते हैं, तो हम बेस ईयर मांग कर चलते हैं। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको कराया था, जिसमें कई बार क्या होता है कि कुछ कमोडिटीज ऐसी होती है जो अभी
प्रोडक्शन में हो रही होती है, प्रोड्यूस होने वाली होती है, लेकिन वो कमोडिटी बेस ईयर में नहीं होती, यानी बेस ईयर में उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई नहीं थी, तो बेस ईयर में उन कमोडिटीज को मानकर ही नहीं चलती जो भी जस्ट हमारी बिल्कुल प्रोड्यूस होने वाली है या फिनिश गुड्स उसके बनने वाले हैं। तो जो कमोडिटी आपकी बेस ईयर में नहीं आती और जो ऑलरेडी आपकी प्रोडक्शन की स्टेज पर है, उसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं जब भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। तो हमें बहुत सारे मिसलीडिंग फिगर्स वहां से देखने को मिलते हैं। ये आपका बेसिकली आपका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गया, डिफेंस रिलेटेड गुड्स हो गए, इस यानी इन गुड्स ये आपके इस कैटेगरी में आते हैं। यानी ये जो गुड्स है जो मैंने आपको भी बताया, यानी ये जो इस कैटेगरी के जो गुड्स होते हैं, कई बार ऐसे गुड्स ऑलरेडी आपकी प्रोडक्शन की स्टेज पे होते हैं बट वो बेस ईयर में इंक्लूड नहीं होती है, तो इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना कांस्टेंट प्राइसेस पर हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। देन आता है ब्लैक मनी। ब्लैक मनी बिल्कुल ऑब्वियस है, यानी आपकी इनकम का वो पार्ट जिस पर आपने सरकार को टैक्स नहीं दिया, वो आपकी ब्लैक मनी हो गई। हमारे इंडिया में चाहे डायरेक्ट टैक्स है यानी इनकम टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स है, वेदर वो एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, आपका वैट, सेल्स टैक्स, एनीथिंग, जीएसटी, यानी जीएसटी आपका इनडायरेक्ट टैक्स में आता है, इनकम टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स होता है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, इनकम टैक्स इज योर डायरेक्ट टैक्स जो आप सरकार को, गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स प्रोवाइड करते हैं, और जीएसटी जो आपका होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, सो हमारे इंडिया के लोग टैक्स से बचने के लिए सारी इनकम रिवील नहीं करते। जितनी इनकम का डाटा होगा हमारे पास उसी को मानकर ही हम नेशनल इनकम निकालते हैं या कैलकुलेट करते हैं, तो जो फिगर्स होती है वो मिसलीड कर जाती है, यानी जितनी चीजें रिपोर्ट होनी चाहिए गवर्नमेंट को उससे कम ही चीजें रिपोर्ट होती है। तो कहीं ना कहीं एक ब्लैक मनी बहुत बड़ा एक बैरियर है, एक बहुत बड़ी हाइंड्रेंस है नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए। फिर आता है इंटर रीजनल डिफरेंसेस। हमारी इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, डिफरेंट तरह के लोग हैं, अलग अलग कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशन, लेकिन हमारे इंडिया की खास बात क्या है कि हम लोग मिलकर रहते हैं। ठीक है, सभी एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, डाइवर्स होने के बावजूद हम में यूनिटी है, यूनिटी। ठीक है, लेकिन हमारी जो फिर भी हमें डिफरेंट स्टेट में अलग अलग तरह के डिफरेंसेस देखने को मिलती है, कंडीशंस डिफरेंट होती है, चाहे वो क्लाइमेटिक लगा लीजिए, चाहे आप वो किसी भी तरीके के जो आपका जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आप कह सकते हैं, वहाँ के रूल्स आप कह सकते हैं, मतलब हमें कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। जब भी हमें डाटा कलेक्ट करना होता है अलग अलग स्टेट्स को लेकर थ्रू सैंपल्स, तो हमें कई बार वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती जो हमें मिलनी चाहिए बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक रीज़न बन जाता है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के अंदर। डिफिकल्टी हमें यहाँ पर फेस करनी पड़ती है। फिर आता है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा अबाउट सर्टेन इनकम्स। वही बात आ गई आपका ब्लैक मनी से रिलेटेड कि हमें कुछ चीज़ों में सारा डाटा अवेलेबल नहीं होता, जिसकी वजह से नेशनल इनकम प्रॉपर कैलकुलेट नहीं कर पाते, फिगर्स एक्यूरेट नहीं होती। ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो इतने स्मॉल लेवल पर होती है जिस एक्टिविटी की उस यानी वो एक्टिविटी सरकार तक पहुंच ही नहीं पाती, या कुछ लोग एजुकेटेड ही नहीं होते कि वो प्रॉपर अकाउंट से मेंटेन नहीं कर पाते, तो इसकी वजह से हम करेक्ट एस्टिमेशन नहीं कर सकते नेशनल इनकम का। फिर आता है मास इलिटरेसी, यानी हमारे इंडिया में एजुकेशन सिस्टम जो है, एजुकेटेड लोग जो है हमारे इंडिया में वो है, लेकिन इतने नहीं है जितने होने चाहिए। यानी लिटरेसी रेट इतना अच्छा नहीं है अभी भी। अगर हम अलग अलग स्टेट्स की बात करें, जितना लिटरेसी रेट होना चाहिए उससे कम ही हमें देखने को मिलता है। तो जो मास इलिटरेसी है ये भी एक बहुत बड़ा रीजन बनता है, एक डिफिकल्टी बनकर सामने आती है, क्योंकि लोग काफी इग्नोरेंट उनका एटीट्यूड हो जाता है। उनको ये लगता है कि नेशनल इनकम निकालना इतना यूजफुल नहीं है, तो इस चीज को लेकर वो इग्नोरेंट हो जाते हैं। तो जिन इन्फॉर्मेंट से हमें इंफॉर्मेशन लेनी होती है, क्वेरीज जो इन्वेस्टिगेटर पुट करते हैं, वो इन्फॉर्मेंट्स इतना रिस्पॉन्सिव होते नहीं उन क्वेरीज को लेकर, तो हमें प्रॉपर डाटा नहीं मिल पाता। डाटा नहीं मिल पाता तो नेशनल इनकम को अच्छे से कैलकुलेट नहीं कर पाते। देन आता है डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग डाटा अबाउट इनकम। डाटा को ऑब्टेन करने में भी हमें काफी डिफिकल्टी मिलती है इनकम से रिलेटेड। कई बार अगर आप किसी के पास जाते हैं, डायरेक्ट पूछते हैं कि आप कितना कमा लेते हैं
क्या क्या आपके सोर्सेज है, तो लोग हिचकिचाते हैं, हेजिटेट करते हैं अपने इनकम के बारे में सब कुछ बताना। तो जब भी इन्वेस्टिगेटर किसी पर्सन से कुछ पूछता है उसकी इनकम से रिलेटेड, तो वो हमेशा उसको अंडर रिपोर्ट करके ही बताएगा या कम ही बताएगा। तो हमारे पास करेक्ट और रिलायबल स्टेटिस्टिक्स नहीं होते, तो हमें डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है करेक्टली नेशनल इनकम को मेजर करने में। देन आता है डिफिकल्टीज ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक। बेसिकली दो तरह की आपकी सैम्पलिंग टेक्निक होती है, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी, जिसमें आपके आते हैं रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक, स्नोबॉल सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग। ऐसी बहुत सारे सैम्पलिंग है जिसको हमने कैटेगराइज किया हुआ है प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी में। तो जब भी नेशनल इनकम मेजर की जाती है, तो जो CSO है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, और नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, वो सैम्पलिंग टेक्निक का यूज करेंगे। ये हमने इंटर रीजनल डिफरेंसेस में भी डिस्कस किया था पॉइंट। तो जो भी सैंपल साइज ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है, कई बार वो इतना स्मॉल साइज, अगर हम पूरी पॉपुलेशन की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग वो काफी स्मॉल साइज का होता है, और उस साइज के बेस पर चीजों को जनरलाइज करना वो फेयर नहीं है, बिकॉज उससे हमें जो डाटा मिलता है वो भी हमें एक्यूरेट नहीं मिलता है, वो लेस रिलायबल है, लेस एक्यूरेट है, इनएक्यूरेट होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक सिलेक्ट करनी है, क्या करनी है, कितना साइज लेना है, ऐसे हमें बहुत सारी डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ता है, क्योंकि अगर कहीं पर भी केयरलेसनेस हो गई तो पूरा जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो भी मिसलीडिंग हो जाएगा। एंड देन द लास्ट पॉइंट इज मिसलेनियस डिफिकल्टीज। इसमें और जो बाकी तरह की आपकी डिफिकल्टीज है, जैसे हमारे इंडिया में कोई भी सिंगल मेथड नहीं है नेशनल इनकम को निकालने का। मोर देन 3 या आपके 3 मेथड्स तो इजीली जो अब तक पढ़ते आ रहे हैं। हमारे इंडिया में एक्सपर्ट्स नहीं है, इतने स्किल्ड पर्सनल्स नहीं है जिसको हम हायर कर सके इस प्रॉपर वर्क के लिए, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। तो स्किल्ड पर्सनल की कमी होना भी एक डिफिकल्टी है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे रीजंस है, ऐसी बहुत सारी डिफिकल्टीज हमें फेस करनी पड़ती है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। सो आई होप आपको इस लेक्चर से क्लियर हुआ होगा कि ऐसी एक्चुअली हमें क्या क्या डिफिकल्टीज देखने को मिलती हैं। अब आपको मैं जो इसका जो लास्ट पार्ट होगा नेशनल इनकम से रिलेटेड, उसमें आपको मैं ये बताऊंगी कि क्या नेशनल इनकम को मेजर किया जाना चाहिए या नहीं, और अगर हाँ तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें इंक्लूड नहीं होती हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। जितना आप शेयर करेंगे उतना उन बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल है, एंड मुझे भी अप्रिसिएशन मिलता रहेगा, राइट। सो एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, वेरी इंपॉर्टेंट। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, बिकॉज जो भी वीडियो आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगी। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नए लेक्चर में, एंड सभी वीडियोस की लिंक नेशनल इनकम से रिलेटेड मैं आपको एंड स्क्रीन पर और कार्ड्स में प्रोवाइड कर दूंगी।